हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं फिर से शुरू कर रहा हूं जहां से छोड़ा था एथिक्स। ये जो हमारा सेवंथ टॉपिक था, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। प्रोबिटी ऑनेस्टी में आपसे डिफरेंस पूछ लेगा, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, प्रोबिटी को रिलेट करके पूछ लेता है। तो ये कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए, आप लोगों का कमेंट्स आता है, सब कुछ आता है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और इससे ये पता चलता है कि हमारा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। और एक जगह बैठ करके आपको बना बनाया सब कंटेंट भी मिल रहा है, वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है, सब कुछ फ्री में। तो आपकी तरफ से बस इतना एक्सपेक्टेड है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं, सिस्टमेटिक ढंग से अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। चलिए, खैर शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, प्रोबिटी क्या होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोबिटी और ऑनेस्टी लगभग एक ही चीज़ है। मतलब प्रोबिटी को कुछ इस तरह से, और अगर आप हिंदी में, जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी में जो मेंशन है उसमें आप देखोगे तो लगभग सिमिलर वर्ड यूज किया गया है। तो कंफ्यूजन होता है कि आखिर में प्रोबिटी और ऑनेस्टी दोनों चीज़ एक ही हैं या अलग हैं, या फिर अगर उसको हमको डिफाइन करना है, प्रोबिटी को और ऑनेस्टी को अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सिंपल सी बात ये है, आसान भाषा में आप ये समझ लो कि ऑनेस्टी एक पार्ट है, सब सेट है प्रोबिटी के अंदर में। प्रोबिटी केवल ऑनेस्टी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ, जितनी भी अभी तक आप गवर्नेंस की क्वालिटीज पढ़े हैं, सारे क्वालिटीज अगर इंक्लूड कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति के अंदर, तब समझा जाएगा कि उस व्यक्ति के अंदर प्रोबिटी आ गई है। अब आप सोच लो कि ये कितना मुश्किल काम है। ठीक है ना, आदमी ढंग से तो ऑनेस्ट हो नहीं पाता है, आप उसको प्रोबिटी के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो प्रोबिटी बहुत बड़ी चीज है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे जो गुड वैल्यूज होते हैं, गुड गवर्नेंस के वैल्यूज होते हैं, वो उसमें भरे हुए हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोबिटी इज डिफाइंड एज द हैविंग स्ट्रॉन्ग इथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। सिंपल सी बात है, देखिए दिया ना, इथिकल वैल्यूज। अब आप इथिकल वैल्यूज में जितने भी वैल्यूज होते हैं सबको ऐड कर दीजिए। उसके साथ साथ मोरल वैल्यूज हैं, तो मोरल वैल्यूज जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले जितने भी वैल्यूज हैं सब जोड़ दीजिए। तो इथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज को मिला करके आपका प्रोबिटी बनता है। ठीक है ना। तो प्रोबिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, प्रोबिटी का जो सिंपल सा लैटिन वर्ड में मतलब होता है वो होता है गुड। गुड मतलब कि अच्छा। और गुड वैल्यूज अगर हम गवर्नेंस में बात करें कि गवर्नेंस में गुड वैल्यूज क्या क्या है, तो देखिए ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें गुड वैल्यूज हैं और इन गुड वैल्यूज को मिला करके हम प्रोबिटी को डिफाइन कर सकते हैं। Probity is the quality of having strong knowledge of moral principles and integrity। आप देखिए, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको स्पेस देता हूँ, विंडो देता हूँ कि आपको आपके मन में जो आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स हों, जो अच्छे वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आपके माइंड में बने रहें और आप अपने हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन वहां पे कर सके। ओके। इट इंक्लूड्स ऑनेस्टी, डिसेंसी। ठीक है, आप पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन अप्लाइंग दी मोरल प्रिंसिपल्स एंड पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऑनेस्टी माना जाता है कि अगर मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस पे हैं या आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, उस टाइम पे जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको ऑनेस्टली कर रहे हो। ठीक है। और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर भी कर ले रहे हो, मतलब कि चलो ठीक है, हो जाता है, तो वो ठीक है, माना जाता है कि चलो ठीक है, आप ऑनेस्ट हो। ठीक है। लेकिन प्रोबिटी एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आपको ऑनेस्ट उस टाइम पे भी रहना होता है जब आपको कोई नहीं भी देख रहा हो। ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के प्रोबिटी आपके प्रोफेशनल लाइफ से शुरू होती है, पर्सनल लाइफ में खत्म होती है, पर्सनल लाइफ से शुरू होती है, प्रोफेशनल लाइफ पे खत्म होती है। कोई डिफरेंस नहीं रखता प्रोबिटी। मतलब ये कि एक आइडियल पुरुष श्री राम की तरह आपको बनाया जाए, तब जाकर के आपके अंदर प्रोबिटी आ सकती है। ओके। प्रोबिटी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमलिस्ट अप्रोच टू द लाइफ। मैक्सिमलिस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि आपका जो भी एक्शन है, आपके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी डिसिप्लिन है, वो कुछ इस तरह से हो कि उससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो।
क्योंकि आप देखिए, आप पब्लिक ऑफिस अगर होल्ड कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो। तो आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, आपके बिहेवियर कुछ इस तरह के होने चाहिए कि उससे जो जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हो उसमें जितने लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। ओके। अब अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं। डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच इट गेट इम्प्लीमेंटेड which involves governance, civil society, NGOs, interest groups, etc. गवर्नेंस का देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही यहाँ पे रिलेट करने के लिए एक डेफिनेशन आपको दे दिया। यहाँ पे उसका कोई विशेष मतलब है नहीं। ठीक है। अगर हम बात करें कि फिलोसफिकल बेसिस क्या है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके। अगर हम बात करें कि फिलोसफिकल बेसिस क्या है प्रोबिटी का, तो आप देखिए बहुत सारे इपिक्स हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, आपका गीता है, तो हर चीज में गवर्नेंस को लेकर के एक कंसर्न दिखाया गया है। क्योंकि जब सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय ये महसूस किया गया कि इस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति होता था स्टार्टिंग में उसको हम किंग बोल देते थे, और किंग के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते थे, तो वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता था। तो सिंपल सी बात है ये कि सोसाइटी को अगर हमको अच्छे से चलाना है तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो उसको अच्छे से चलाए, और कुछ ऐसे रूल्स और नियम कानून ये सब होने चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए भी हो और इस जो रूरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी हो। तो चाहे वो आपका कोई भी एपिक उठा के देख लो, उसमें हर जगह कुछ रूल्स कुछ नियम सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं और कुछ रूल कुछ नियम आपके जो गवर्निंग बॉडी है उनके लिए बनाया गया है। और इतना ही नहीं, इसके आगे भी दोनों को सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। अगर ये अपनी ड्यूटी से डेविएट करते हैं तो इनको भी सजा मिलेगी, और ये जो अपनी ड्यूटी से डेविएट करेंगे तो इनको भी सजा मिलेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि चाहे जो भी है, चाहे रामायण ले लो, महाभारत ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, कोई भी ले लो, हर जगह गवर्नेंस की बात की गई है, और एक मॉडल और गुड गवर्नेंस की, आइडियल गुड गवर्नेंस की बात की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सेम चीज कही गई है। अरिस्टोटल ने भी यही चीज कहा कि उनके लिए गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर द वाइटल कंपोनेंट ऑफ स्टेट। मतलब उनके अनुसार अगर गुड गवर्नेंस है और वो गवर्नेंस स्टेबल है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है। एंड मोरलिटी इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड। मतलब ये कि जो पॉलिटिकली एक्टिव है उनकी जो मोरलिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज उनके अंदर होनी चाहिए। अब आगे बोलते हैं पोजीशन ऑफ वर्च्यूज लाइक जस्टिस, चैरिटी, जेनरोसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये सब सारी चीजें गवर्निंग बॉडी के अंदर होनी चाहिए। थॉमस होप लिंक्ड कॉन्सेप्ट विद ऑफ एथिक्स विद द रेशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन स्टेट एंड कॉमनवेल्थ। जैसे थॉमस होप्स ने, अब देखिए रेशनैलिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेशनैलिटी का मतलब ये है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे मत करो, बिना लॉजिक कोई भी काम करो तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, और वो जस्टिफिएबल रीजन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के एक आप कह सकते हैं कि वैलिड रीजन होना चाहिए। ओके। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जो भी काम करिए वो मेरिट बेस्ड करिए, मनमानी किसी को कहीं पे किसी पोस्ट पे मत बैठाइए, मनमानी कोई रूल आप मत बनाइए, कोई नियम कानून मत बनाइए। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक मेरिट होना चाहिए, उसके पीछे एक जो है आप कह सकते हैं कि लॉजिक तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि जैसे दो लोगों के बीच में से किसी को चुनना है तो जो बेटर है उसको आप चुनिए। उसके बाद कांट मेक्स द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी सेंट्रल टू द मोरलिटी। मतलब कांट के हिसाब से आपकी जो ड्यूटी है आप उससे स्ट्रिक्ट रहिए। हालांकि इसके मतलब इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो हाँ, आप यहाँ पे फिलोसफिकल बेसिस जब आप लिख रहे हैं तो वहां पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि ये डिबेट का मैटर है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है। मतलब कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट पीपल, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ऐसे नियम कानून बनाइए, और जो व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है उसके अंदर प्रोबिटी मानी जाएगी। वेबर का भी वही है कि प्रेजेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वर्किंग ऑन द वेबर्स लीगल रेशनलिटी मॉडल। रेशनलिटी मॉडल का मतलब यही हुआ कि जो भी काम हो रहा है उसके पीछे एक वैलिड रीजन है, उसके पीछे एक जो है कोई ना कोई अच्छा लीगल कारण है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ प्रोबिटी की बात करें तो इसको एक टर्म दिया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखा, इतना देखिए, इतना बड़ा ये सब जो भी चीजें लिखी हुई है ना, इसको हम शार्ट में आपको बताते हैं, आप आराम से पढ़िए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, जैसे हम अभी स्टार्टिंग में बताए कि एक ये सोसाइटी है, ठीक है ना, तो इसको
सुचारू रूप से चलाने के लिए इसी सोसाइटी में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, इलेक्ट कर दिया जाता है, और जो इनके लिए नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, इनके लिए स्कीम्स ले आते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि इस सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आप हमारे लिए ये करोगे और हम उसके बदले में आपको ये चीज देंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि दोनों के लिए रूल, दोनों के लिए नियम कानून बना दिए गए। अब उसके बाद इसमें आगे ये भी है कि अगर आप अपने ड्यूटीज से हट रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये अधिकार है कि आपको हटा करके हम किसी दूसरे को यहाँ पे बैठाएंगे, चाहे वो इलेक्शन के माध्यम से हो और चाहे अपॉइंटमेंट के माध्यम से हो। दूसरी तरफ ये भी ये कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर सोसाइटी उससे डेविएट करती है तो हमारे पास ऐसे प्रोविजन है जिसके थ्रू हम आपको पनिश कर सकते हैं। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। सिंपल सी बात यही है, इतना पूरा लिखा गया है इसमें। Social contract is an agreement between ruled and their rulers defining the rights and duties of each other। मतलब सबके rights क्या हैं और सबकी duties क्या हैं, ये डिफाइन किया जाता है किसका किसका, जो रूल कर रहा है और जिसके ऊपर रूल कर रहा है, ठीक है ना। The central assertion that the social contract theory approaches is that law and political order are not natural but human created। जो भी laws हैं, जो भी political order है, वो नेचुरल तो है नहीं, उसको खुद ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट किया है। तो ह्यूमन बीइंग्स ही उसके लिए रूल्स, नियम कानून ये सब बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इट क्रिएट्स आर सिंपली एंड मीन्स टुवर्ड्स द एंड। मतलब जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सिंपल सा क्या करता है कि कुछ ऐसा मीन्स, कोई ऐसा माध्यम बनाता है जिसके थ्रू चल के हम अपने एंड को प्राप्त कर सके। द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। इंडिविजुअल मतलब कि जो भी सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका बेनिफिट वहां पे इन्वॉल्व होता है। ओके, when the government fails to secure their natural rights, that is to or satisfy the best interest of the society, citizens can withdraw their obligation to obey or change the leadership through election or other means including। वही बात है कि अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी से फेल होती है तो जो सोसाइटी है, जो सिटीजन है, वो अपना एग्रीमेंट विथड्रॉ कर सकते हैं, अपने ऑब्लिगेशन से वो भी हट सकते हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई नियम कानून कोई पार्लियामेंट पास करता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग रोड पे आ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर इतना ज्यादा परेशानी वाला हो गया कि किसी को वो सुख ही नहीं दे रहा है तो हम अपने लीडरशिप को ही चेंज कर देते हैं, किसके माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। ओके, Locke believed that natural rights were inalienable and therefore the rule of God superseded government authority। मतलब ये गॉड को मानते हैं कि जो उनका नियम कानून है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबको सुपरसीड कर सकता है। ओके, रूसो बिलीव्ड दैट democracy was the best way to ensure welfare while maintaining individual freedom under the rule of law। ठीक है ना। तो मतलब इनके हिसाब से अंडर द रूल ऑफ लॉ आप काम करिए तो वो बेस्ट है और डेमोक्रेसी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करें तो ये भी आपके पास मिल गया, फिलोसफिकल व्यू की बात करें तो वो भी आपको देखने को मिल गया। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि गवर्नेंस का, सॉरी, प्रोबिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोबिटी होगी तो आपके काम में इफिशियंसी होगी, ठीक है, आप इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करेंगे और इफेक्टिवली अपना काम करेंगे। करप्शन, सिंपल सी बात है, अगर सब लोग ऑनेस्ट हो जाएंगे, सब लोग प्रोबिटी को, मोरल वैल्यूज को सबसे ऊपर रखेंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोसीजरल जस्टिस होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये कि जो जिसको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलेगा और एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही मिलेगा। ओके, स्मूथ एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज होगा, कानून का अच्छे से पालन होगा, कानून अच्छे से लागू किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होगी आपके गवर्नेंस में। ओके, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, अगर जो कमी है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम गवर्नेंस में यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए। अगर करप्शन रहेगा ही नहीं तो अगर हमको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रिटी, इथिकल बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी, ये सब गवर्नेंस में लाने के लिए प्रोबिटी जरूरी है। उसके बाद ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टेट है मतलब कि जो गवर्निंग बॉडी है
उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, और ट्रस्ट जब बिल्ड होगा तो बेटर काम होगा। और ये किसी भी सिस्टम को लेजिटिमेट बनाती है, मतलब अगर आपके अंदर प्रोबिटी है तो प्रोबिटी की वजह से एक ट्रस्ट डेवलप होगा और ट्रस्ट से उसमें एक लेजिटिमेसी डेवलप होगी। ओके, उसके बाद सोशल कैपिटल बढ़ाता है। सोशल कैपिटल इन द सेंस की सिंपल सी बात है, सोशल कैपिटल किसे कहते हैं कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके आपस में जो बॉन्डिंग है उसको हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। उसके साथ साथ सोशल कैपिटल अच्छा होगा और आपस में लोगों के एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा, ट्रस्ट बनेगा। ओके, उसके बाद इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इंश्योर होगा, जो कि गुड गवर्नेंस के सारे वैल्यूज हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि जो प्रोबिटी पब्लिक लाइफ के लिए है, यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दोज इलेक्टेड आर अपॉइंटेड टू पब्लिक ऑफिस। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आम आदमी किसी भी ऐसे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करता है कि जो किसी पब्लिक पोस्ट पे, किसी पब्लिक ऑफिस पे बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई तहसीलदार है, तो तहसीलदार से एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, एक डेफिनेट एक्शन उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर वो अपने डेफिनेट बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है तो ये माना जाता है कि वो जो है क्या है, उसके अंदर प्रोबिटी है। ओके, प्रोबिटी in governance is an essential and vital requirement for an efficient and effective system of governance, जैसा कि हमने पहले देखा, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि एक हमारा सबसे बड़ा गोल है हर चीज का, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो एक हमारा ये गोल होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए गवर्नेंस में प्रोबिटी होना जरूरी है। और गवर्नेंस में प्रोबिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, इट इनकॉर्पोरेट्स रूल ऑफ लॉ, मतलब कि जो लॉ है, जो कानून है, उसके अनुसार काम हो। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब कि सबको समान और सबके साथ समान व्यवहार। उसके बाद कंसेंसस ओरिएंटेशन, मतलब कि जो भी डिसीजंस जो भी लिए जाएं उसमें एक कंसेंसस हो, ऐसा ना हो कि मनमानी ढंग से आपके पास 300 से ज़्यादा सांसद हैं, 300 से ज़्यादा विधायक हैं, तो आप अपने हिसाब से ही रूल बनाइए। अगर उसमें ज़्यादातर लोग विरोध कर रहे हैं, आम जनता विरोध कर रही है, तो आप उसको एक बार रिकंसीडर करिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कंसेंसस बेस्ड चीजें होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, सोसाइटी में जितने भी तरह के लोग हैं, सबका एक डेफिनेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो रूल मेकिंग हो, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे फीडबैक लेना हो, हर जगह पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब कि कोई भी काम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसका क्या उत्तरदायित्व है, ये लोगों को पता होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या काम है, वो भी जो है एकदम क्लियरली पता होना चाहिए सबको। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप अपने इंटरेस्ट से मोटिवेट होकर के काम ना करिए, सेल्फलेस रहिए, और उसके बाद सबको न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें कि अभी इस समय प्रेजेंट जो सिस्टम है उसमें इश्यूज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है करप्शन का, जैसा कि आप जानते हैं। इम्प्लीमेंटेशन लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, मतलब ये कि अगर करप्शन है, अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो जो फेयर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन इंडिया इनडिसिप्लिन इज डिसअपियरिंग फास्ट फ्रॉम द पब्लिक लाइफ एंड विदाउट डिसिप्लिन नो रियल प्रोग्रेस इज पॉसिबल, मतलब अगर आप डिसिप्लिन होकर काम नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। इनडिसिप्लिन का एक छोटा सा एग्जांपल, ऑफिस आपकी 10 बजे खुलती है, आप 12 बजे पहुंच रहे हो, आपको 5 बजे तक बैठना है, आप 2 बजे भाग जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें। उसके बाद डिसिप्लिन इंप्लाइज पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी एंड सेंस ऑफ ऑनेस्टी, सिंपल सी बात है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो मैन हु राइजेस टू पोजीशन ऑफ हायर अथॉरिटी डेवलप्स ग्रेटर रिस्पेक्ट ऑफ लॉज, द अपोजिट इज ट्रू इन आवर कंट्री। मतलब ये कि अगर हम वेस्ट कंट्रीज में देखें तो जो जितनी बड़ी पोस्ट पे जाता है वो अपने मतलब रूल्स लॉज जो भी रेगुलेशंस है उसका रिस्पेक्ट ज्यादा करने लगता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, विधायक बन गए हैं या फिर कोई अफसर बन गए हैं तो क्या करेंगे, वो लॉज ये सब कानून उनको सबसे ज्यादा वही सब तोड़ते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि वो तो
कॉमन पीपल से अलग हो गए हैं तो रूल और नियम कानून ये सब उनके ऊपर लागू नहीं होता है। ओके, हियर ए पर्सन होल्डिंग हाई पोजीशन विथ विच ही कैन इग्नोर द लॉज एंड रेगुलेशंस, जितने ज्यादा हाई पोजीशन पे जाएगा उतना ज्यादा जो नियम कानून है उसको तोड़ता है। ठीक है, वी आर बीइंग स्वैम्ड बाय द कल्चर ऑफ ए डिसिप्लिन, अनट्रूथ, नो मोरलिटी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। मतलब पब्लिक तो पब्लिक, प्राइवेट लाइफ में भी धोखा देना शुरू कर दिए हैं सब, पब्लिक अपने एक दूसरे को ही चीट कर रहे हैं। ओके, इट इज ट्रू दैट instilling a sense of discipline among the citizen is more the function of the society, its leaders, political parties, public figures and least the legislative instrument। मतलब ये है कि अगर लोग डिसिप्लिन्ड हो गए, कौन कौन, खास करके जो सोसाइटी के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर ये डिसिप्लिन्ड मैनर में काम करना शुरू कर दें तो जो हमारे लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो दंड के प्रावधान हैं, जो नियम कानून हैं, जो पेनल्टी चीजें हैं, तो उनकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं प्रोबिटी गवर्नेंस में, तो सबसे पहले तो आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को सिर्फ बनाइए मत, उसको इस ट्रू स्पिरिट में उसको लागू करना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, आरटीआई हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब सिटीजन चार्टर जो भी है उसको एज सच लागू करने की कोशिश करना चाहिए। सर्विस डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और टाइम इफेक्टिव बनाना चाहिए, टाइम बाउंड डिलीवरी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे पास पब्लिक फंड है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और उसके बाद करप्शन को हैंडल करना है। अगर हम एक यूएस में एक्ट है, एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट, इसके अनुसार इट क्रिएटेड मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड दियर इमीडिएट फैमिलीज। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे हाई ऑफिशियल्स हैं, जो भी वहाँ पे लोग रूल करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, उसके साथ साथ जो उनकी इमीडिएट फैमिली है उसको पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, इट आल्सो क्रिएटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉबिंग एफर्ट्स बाय पब्लिक ऑफिशियल्स फॉर अ सेट ऑफ पीरियड आफ्टर लीविंग पब्लिक ऑफिस। मतलब ये कि ये प्रोहिबिट करता है कि अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस छोड़ रहे हो, रिजाइन दे रहे हो, रिटायर हो रहे हो, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप लॉबी नहीं बना सकते। मतलब देखिए सिंपल सी बात ये होती है कि सपोज दैट कि आप आईएएस से अपने आप को रिजाइन कर दिए, किसी बात से आप नाखुश हैं, और उसके बाद तुरंत आप अपने सारे आईएएस दोस्तों की एक लॉबी बना ली और पूरे देश में स्ट्राइक कर दिए, तो ये एक गलत इम्पैक्ट डालता है पूरा, एकदम आप कह सकते हो कि पूरी इकोनॉमी हमारी, पूरा कंट्री रुक जाएगा। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस से ऐसा कुछ रूल बनाई है, ऐसा एक्ट बनाई है कि आप एक डेफिनिट पीरियड के लिए ऐसा लॉबी नहीं बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि सपोज दैट कि 5 साल के लिए करिएगा आप लॉबी नहीं बना सकते, 5 साल में आपके दोस्त कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव आप लॉबी नहीं बना पाएंगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, और अगले 5 साल में बहुत सारे नए रिक्रूट्स भी आ जाएंगे, बहुत लोग रिटायर हो जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा एक एक्ट बनाया गया है। ओके, also, it created the independent office tasked with the investigating government officials। एक अलग तरह का उनका एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी भी है जो कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी निगरानी करता है। ओके, अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या हैं अपनी सोसाइटी में या अपने गवर्नेंस सिस्टम में, तो हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटीज एमंग द कम्युनिटीज, कोई बहुत अमीर है, ठीक है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है, तो ऐसे में एक ही कानून सबके ऊपर लागू करना, एक ही तरह से सबको ट्रीट करना, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद जो बेचारे बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं उनको इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। अकाउंटेबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। लीडरशिप की कमी है, मतलब कि कोई आगे आकर के इन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। पुअर वर्क कल्चर है, देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हमारा वर्क कल्चर पे है, तो वहाँ पे हम बताएंगे पुअर और गुड वर्क कल्चर क्या होता है। वर्क कल्चर का सिंपल सा मतलब है काम करने का तरीका। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा सुस्त टाइप का है, मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं कि गवर्नमेंट का काम है क्या ही करेंगे, होता रहेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख टाइप का, ठीक है। उसके बाद हेडोनिज्म, मतलब ये कि कोई एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जीवन का सुख ही सब कुछ है, मतलब आपका अपना सुख ही सब कुछ है,
उसके चक्कर में चाहे जो आम जनता है वो किस कष्ट से गुजर रही है, क्या उसके ऊपर बीत रही है, डजेंट मैटर। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिशन इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जहां पे भी अगर कोई, देखिए कोई भी रूल कोई भी रेगुलेशन बनता है तो उसमें प्योरली कोई व्हाइट एंड ब्लैक एरिया नहीं होता है, एक ग्रे एरिया होता है जहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, पूरी तरह से क्लियरली कोई चीज मेंशन नहीं है, तो वहां पे लोग अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं, और ये डिस्क्रिशन यूज करके जो अपना उनका सेल्फ इंटरेस्ट है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद पुअर एंड एम्बिग्यूअस वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं, डिफाइन कर दी गई हैं, लेकिन एक तो बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है जिसको प्रॉपरली डिफाइन भी नहीं किया गया है, उसको डिफाइन किया भी नहीं जा सकता। और दूसरा कि उसको हम गवर्नेंस सिस्टम में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम गवर्नेंस सिस्टम में इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एजुकेशन, फर्स्ट क्लास से ही आप ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये सब सारी चीजें पढ़ाना शुरू करिए। ठीक है ना, जब वो जो बच्चा 12 आपका 12 तक पहुंचेगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सब सारी चीजें हो जाएंगी। अगला स्टेप हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मतलब आपका जो भी लीडरशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए, मतलब कि समाज में वो चेंज लाने के लिए कमिटेड हो। उसके बाद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज है तो उसके बारे में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इससे कुछ पॉजिटिव चीज कर लेंगे, कुछ हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। डेवलपिंग एल्ट्रुइज्म एंड एथिकल लिटरेसी। एल्ट्रुइज्म का मतलब कि एक दूसरे का सहायता करना, साथ देना। इथिकल सोसाइटी का मतलब कि जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी पैरामीटर्स हैं उस पे काम करना। उसके बाद गुड एंड एथिकल गवर्नेंस सिस्टम। इंडिपेंडेंट मीडिया, मीडिया को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करो। यहाँ तो अपने यहाँ कुछ अलग ही सीन है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना न्यूज चैनल और ये सब खोल करके बैठी हैं, तो इंडिपेंडेंट नहीं होते, पार्शियल होते हैं। उसके बाद सिविल सोसाइटी जो वाइब्रेंट होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, उनको प्रोसेस पता होना चाहिए, उनको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनको पता होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या पूछना है, कब पूछना है, कहाँ जाना है। ठीक है ना। पीपल विथ राइट एप्टीट्यूड मस्ट बी चूजन, मतलब कि जो भी हम अपॉइंट कर रहे हैं या जो भी हम इलेक्ट कर रहे हैं वो बेस्ट पीपल को हम चूज करें, बेस्ट पीपल को हम इलेक्ट करें। और इसके लिए जरूरी ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो सोसाइटी के लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, हेल्दी वर्क कल्चर हो। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब अपने यहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो उसको हमको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाने की जरूरत है। ऐसा आप लिख सकते हैं अपने गवर्नेंस में प्रोबिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम बात करें कि कुछ अभी तक क्या हुआ है या क्या होना चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें, तो मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज एंड बिजनेस इंटरेस्ट बाय द पॉलिटिशियंस बिफोर द इलेक्शन। ठीक है ना, ये तक यहाँ तक तो होता है, मतलब ये अभी तक किया जा चुका है कि जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है तो वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताएगी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इसके आगे क्या होना चाहिए, इट शुड बी accompanied by proper audit of these declarations by the empowering election commission। इसका एक स्टेप तो लागू है, दूसरा स्टेप भी लागू करने की जरूरत है, मतलब कि जो भी वो अपने एसेट और लाइबिलिटीज को जो डिस्क्लोज कर रहे हैं उसका प्रॉपर ऑडिट हो कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल था कि जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं वो सबसे ज्यादा गरीब चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये प्रोबिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद दिस सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ द एचडीआई व्हेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मार्ड विद द इंसर्जेंसी एंड वायलेंस। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी हम लागू कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ज़्यादातर जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, उन्हीं के ऊपर लागू होता है, तो आगे इसको पॉलिटिशियंस के ऊपर भी लागू करना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल पे। ठीक है, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियंस शुड बी लेड डाउन इन पब्लिक डोमेन इंडिकेटिंग वायलेशंस फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। मतलब ये कि जो भी कोड ऑफ एथिक्स है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो पॉलिटिशियंस के लिए बनाए गए हैं उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। इवन उसके बारे में स्कूल्स में एजुकेशन देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उसको कि एक पब्लिक फिगर अगर कोई है, कोई नेता है, तो उसके क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या है उसके, ताकि लोग समझ सकें कि कब कौन नेता, कब कौन सांसद विधायक अपने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स से डेविएट कर रहा है। ठीक है ना, तो उससे उनको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। उसके बाद पार्लियामेंट्री कंडक्ट एथिक्स मस्ट बी टॉट टू द एमपी। जो पार्लियामेंट्री कंडक्ट्स हैं
जो पार्लियामेंट्री इथिक्स हैं उसको एमपीज को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। इवन यहाँ तक होना चाहिए कि जब भी कोई नया एमपी या एमएलए इलेक्ट हो तो उसको कुछ दिन की ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, कम से कम 10 दिन 20 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको इन सब सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, तब अगर ऐसा होगा तो जो अभी आपने सुना होगा कि पीपर स्प्रे डाल दिया गया था पार्लियामेंट में लोगों को प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करने के लिए, तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं घटेंगी। ओके, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंट डिसरप्शंस जो होते हैं वो सब नहीं होंगे। उसके बाद उसके उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए अगर कोई ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है वहां पे। तो इलीगल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शंस इज रूट काज ऑफ द करप्शन एमंग द पॉलिटिशियंस, पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, मतलब ये कि जो एक्सपेंडिचर होता है, इतना ज्यादा खर्च करते हैं तो इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए इतना ज्यादा पैसा आना भी चाहिए, तो वो गलत माध्यम से आता है। अगर स्टेट इलेक्शन के लिए पैसे फंड कर रही है, दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये जो एक्सपेंडिचर की वजह से जो करप्शन होता है, एक्सपेंडिचर की वजह से जो इलेक्शन में विकृतियां आती हैं, उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि एमपी लेड और एमएलए लेड जो है, मतलब एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट और एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट का एक फंड आता है। जो भी सांसद होते हैं, एमपी होते हैं और जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनके नाम से एक फंड होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसके माध्यम से जो एमपी एमएलए हैं वो लोकल एरिया के डेवलपमेंट में उस पैसे को खर्च करते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उसका मिसयूज हो रहा है और इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है कि ये एमपी लेड एमएलए लेड ये एमपी और एमएलए के ही डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, तो वो कहते हैं कि इसको खत्म ही कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग लाइक सिविल सर्वेंट ऑन एथिकल एस्पेक्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू फर्स्ट टाइम एमपीज एंड एमएलएज। जैसा कि हमने कहा कि जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट होकर के आ रहे हैं उनको सिविल सर्वेंट्स की तरह ही इथिकल एस्पेक्ट पे थोड़े बहुत ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो प्रोबिटी वाला सेक्शन था वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रोबिटी का हमने पूरा कवर कर लिया। अब प्रोबिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप उस पर एक अच्छा आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई आपका क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई वैल्यू है, कोई एडिशन है, तो आप उसको सिंपली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर सिंपली आप हमको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।